नमस्कार, मैं आशीष तिवारी अपने कान्हा डेयरी फार्म पर। आज मित्रों हमारे यहाँ एबीएस इंडिया जो सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे भारत ही नहीं समूचे विश्व की अग्रणी कंपनियों में है, वहाँ के यूपी हेड डॉक्टर साहब ये अनिरुद्ध गुप्ता जी हमारे बीच आए हुए हैं और उनके साथ डॉक्टर साहब भी हैं और हमारे क्षेत्र के आई जो है करने वाले डॉक्टर साहब ये पवन जी जो है हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब से हमारी काफ़ी देर से वार्ता चल रही थी। सबसे पहले डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी छोटी जगह पर हमारे पास आए और डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई। और इस क्षेत्र में जो हमारे यहाँ नस्ल संवर्धन पर काम जो हम करना चाहते हैं उसमें डॉक्टर साहब ने बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ दिया, जिसमें जानवरों में जो भी सीमन से हमने कुछ चीज़ें जाना डॉक्टर साहब से, वो सारी चीज़ें जो भी सुधार नस्ल में करने से हमको डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में दूध के अतिरिक्त क्या क्या लाभ हो सकते हैं, सारी चीज़ें डॉक्टर साहब से हम काफ़ी देर से जानकारी जो है हमको मिल रही है। तो आप सभी लोगों के साथ ये सारी जानकारी शेयर कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से आपको मिलवाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। नमस्कार किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अनिरुद्ध गुप्ता, सेल्स मैनेजर यूपी, और मैं एबीएस को यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ। और एबीएस जो कि आप सब जानते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जीनोमिक बुल के ऊपर ये वर्क करती है। हमारे साथ में हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील, जो कि ईस्टर्न पूरा देखते हैं और काफ़ी कुछ अच्छी जानकारियाँ अगर आप लोगों को चाहिए तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी चलता है और एबीएस के कई ऐसे चैनल्स हैं जिन पे आप वो जानकारियाँ ले सकते हैं जी। तो एबीएस का मेन लक्ष्य ये है कि किसी तरीके से हमारे देश में अच्छे नस्ल के पशु आए, जिससे कि अच्छा दूध हो और हमारे यहाँ दूध की क्रांति आए। अभी जैसे हमारे यहाँ भारत में अगर हम देखेंगे तो टॉप 1 पे हम लोग मिल्क प्रोड्यूसर हैं जी। लेकिन दूसरा जो सेकेंड नंबर पे हमारा देश आता है वो भी सेकेंड नंबर पे, लेकिन उनकी कैटल पॉपुलेशन हमसे कई गुना कम है जी। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी कैटल पॉपुलेशन कम है और सेकेंड नंबर पे वो लीड करते हैं। तो एबीएस का लक्ष्य भी यही है कि कैटल पॉपुलेशन कम हो लेकिन मिल्किंग में हम लोग हाईएस्ट हो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, जैसे ये मूल मुद्दा ये था कि जैसे दूध के साथ साथ गायों के स्वास्थ्य पर जो है एबीएस के जो भी बच्चे आ रहे हैं, इनमें जैसे आपने मास्टाइटिस पे बड़ा अच्छा बताया, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे किसानों को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जीनोमिक बुल्स हैं, जीनोमिक बुल्स का मतलब ही है कि हम जो बुल्स चूज़ करते हैं वो डैम यील्ड के बेसिस पे चूज़ नहीं करते। तो डैम यील्ड मतलब कि सांड की माँ कितना दूध देती है, क्या वो सांड की माँ से सांड में ट्रांसफ़र होगा कि उस सांड से उसकी बच्चियाँ में ट्रांसफ़र होगा क्या, तो ये हमें ये नहीं पता चलता। उसकी जो रिलायबिलिटी रहती है, कितने % ट्रांसफ़र होगा, वो रहता है 20%। जो बट अगर दूसरी ओर हम जीनोमिक की बात करते हैं, जीनोमिक का मतलब ही क्या है कि उस सांड का डीएनए एक्चुअली में क्या कहता है कि हम उसकी डीएनए से टेस्टिंग करते हैं और उस डीएनए की टेस्टिंग के करने के बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि वो कितने % की जो है दूध ट्रांसफ़र करेगा आने वाली बच्चियाँ में। वो रहता है मिनिमम 77%। अगर डैम यील्ड के बेसिस पे हम बात की तो वो रहते हैं 20%। तो आप समझ सकते हो कि 50-60% का सीधा सीधा डिफरेंस आ जाता है। तो आप समझ, जैसे मास्टाइटिस में जो आपके यहाँ की जो बछड़ियाँ आ रही हैं, आपने कहा मुख्य हमारा मुद्दा यही है कि मास्टाइटिस से हम भी परेशान हो गए थे। मास्टाइटिस का क्या रहता है सिस्टम, इनके आर्डर की क्वालिटी किस स्तर की मेंटेन होती है एबीएस में, इसके बारे में मैंने अब यही बताया कि जीनोमिक बुल का मतलब है कि उसका जो ऑर्डर स्कोर है वो एक इम्प्रूव करना। ऑर्डर स्कोर आप देखोगे नीचे लटके हुए थन मिलते हैं, बड़े बड़े थन मिलेंगे, जब भी बड़े बड़े थन मिलेंगे, लटके हुए थन मिलेंगे, उसमें ऑर्डर वो मास्टाइटिस होगा ही होगा। थनैला कहने का मतलब जो बड़े थन और लटके हुए हैं इसमें होगा। यहाँ तो एक धारणा है कि बड़े थन के जानवर लेना है, बड़े थन के जानवर दूध ज़्यादा देते हैं। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी अगर एचएफ और जर्सी में देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा दूध देती होगी और वो अच्छी जेनेटिक्स वाली है, तो उसके जो थन होंगे बिल्कुल एकदम चिपके होंगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा वो दूध कितना देती है। और आपके यहाँ वो 40 लीटर दूध देगी एकदम चिपके हुए थन, तो वो अच्छा एक अच्छा ऑर्डर स्कोर है। और वैसा वाला होगा तो उसमें थनेला नहीं होगा। दूसरी ओर जो रहता है हमारे यहाँ सोमैटिक सेल स्कोर का एक मायने रहता है। सोमैटिक सेल स्कोर मतलब कि वो अपनी जो खुद की कितनी उसकी क्षमता है थनेला से बचाने की, तो वो एक उसका है। तो उसमें 3 से जिसका कम होगा उससे उसमें जो है थनेला की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चों का जो इसमें जैसे बच्चे पैदा होते समय फंसने की जो प्रॉब्लम है, हाँ, उसमें जो एबीएस के बच्चे हैं, इनमें आपने जो सर का हेड का सिस्टम बताया था उसको जरा सा बताएं। हाँ, मैं आप भी बता दूं कि जो हमारे जो आने वाले जो बच्चे होंगे या माँ पे भी जिस पे भी जीनोमिक सीमेन लगेगा उसमें भी डिस्टोकिया नहीं होगा। जो आने वाले जो बच्चे होंगे उनमें भी डिस्टोकिया की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। किस तरह से कि जैसे हमारा अगर हम
गाय पे हम सीमेन लगाते हैं और उसकी बच्ची अगर जो पैदा होनी है उसका जो हेड का साइज़ और शोल्डर विड्थ कम होगी तो क्या लगता है उसमें बच्चे फंसेंगे क्या? बिल्कुल नहीं फंसेंगे। हेड ही अधिकतर फंसता है। हाँ, हेड ही अधिकतर फंसता है। दूसरी ओर जो उसकी बच्ची आएगी, जो भी जिनोमिक की बच्ची आएगी, उसका जो थर्ल विड्थ होता है, जो पीछे से चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। उस कारण से क्या होगा, जो उसके भी बच्चे होंगे उसमें कभी भी प्रॉब्लम्स डिस्टोकिया की नहीं आएगी। इसके साथ साथ मैं जो बता दूं कि हमारे पास ट्रांजिशन राइट्स बुल्स हैं। ट्रांजिशन राइट्स का बुल मतलब होता है कि जब गाय जब बच्चा देती है उसको मिल्क फीवर हो जाता है। मिल्क फीवर हो जाता है, गाय बैठ जाएगी तो वो जो प्रोडक्शन देनी होती थी वो चली जाती है। दूसरी ओर रहता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जो जेर फंस जाती है। तो जेर फंस जाएगी तो हमें किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर को बुला के वो निकलवाना पड़ेगा, फिर जाके वहाँ पे इन्फेक्शन होगी तो वो गाय जो प्रोडक्शन देनी थी वो प्रोडक्शन डाउन चली जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो भी अगर जिनोमिक बुल चूज़ करते हैं जिसमें 5 स्टार रेटिंग होगी, तो अगर ट्रांजिशन राइट वाले बुल चूज़ करेंगे वो भी प्रॉब्लम्स आने वाले बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जेर फंसने की 90%। साहब जैसे डेयरी फार्म आपने हमारा देखा, जो इनको आपने बताया खुले में रखने का कॉन्सेप्ट गायों को और बैठने का, रख रखाव का, ये सारी चीज़ें आप एक बार पुनः बताएं। सर मैं बेस्ट तरीका क्या रहता है कि जब भी जितनी भी गाय हमारी खुले में रहेंगी उनके सामने सीधा पानी रख दिया जाए। खुद से जब उनको प्यास लगी वो पानी पिएंगी उस हिसाब से। और पानी हमेशा भी जैसे हमें रखना चाहिए वो ठंडे जगह पे रखना चाहिए। जैसे गर्मी पड़ रही है, फार्मर ध्यान नहीं दे पाता और वो गर्म पानी ही पी जाती हैं गाय, और वो ऑलरेडी पानी हरदम इनके पास उपलब्ध रहना चाहिए और ठंडा रहना चाहिए, एकदम फ्रेश वाटर रहना चाहिए। और जो हमारी गाय होनी चाहिए खुद टहलने चाहिए कि कब उसको बैठना है, कभी उसको भागना है, कब उसको चलना है, उस पर अगर डिपेंड करता है तो हमारा लगभग 10% का मुनाफा होता है दूध में से। साहब सेट का जो सिस्टम अभी आपने कहा, हाँ। जैसे हमारा सेट आपने बताया कुछ नीचे है, हाँ। इसकी ऊंचाई लगभग कितना रखना चाहिए? सर सीधा मायने है, अगर हमारी गाय जो है 5 फीट की गाय है तो उसमें सीधा लगभग 3 गुना ज़्यादा उसका शेड की हाइट होनी चाहिए। गाय से 3 गुना लगभग होना ही मिनिमम जो कहा जाता है। अगर ऐसा होता है, ऊपर से क्या करते हैं, हमारे छोटे शेड रहते हैं, हाइट कम रहती है, उसके ऊपर हम पंखा लगा देते हैं, क्योंकि नीचे से जितनी भी हीट होती है वो ऊपर जाती है, ऊपर वहीं शेड के ऊपर। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने ये जो भी आपने बताया था कि गायों जैसे पंखा लगाने का आपने कहा कोई औचित्य नहीं, इसके बारे में बताएं। जो मिथेन गैस आप कह रहे थे गायों से रिलीज होती है उसके बारे में बताएं। सर जैसे क्या होता है ना, गाय का प्रोडक्शन, जब भी गाय जहाँ पे बंधी होगी वहाँ पे मीथेन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। मीथेन प्रोडक्शन के साथ CO2 प्रोडक्शन होगी और वो फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, गाय हाँफना स्टार्ट कर देती है। और ऊपर से हमारा शेड का हाइट भी कम है, तो अगर हमारा शेड का हाइट अच्छा होगा और हमने ऊपर से पंखे भी उसके ऊपर लगाए हैं, जो भी मीथेन प्रोडक्शन ऊपर जा रही है वही पंखों से घूम के फिर नीचे आ रही है। हमारा जो पंखा लगाने का भी तरीका होना चाहिए कि हमारे हेड जो उसका साइज़ है, जो लंबाई है वो बढ़ेगी अगर शेड की, तो बढ़िया हो जाएगा ऊंचाई। इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगाएं, कहने का मतलब हवा बाहर की या ऊपर से ना चलाएं। हमें जो है पंखे अगर लगाने हैं तो हम साइड से पंखे लगाएं, वॉल फैन से, जो वॉल से नहीं लगाएं, उससे भी थोड़ी कम हाइट से लगाएं, ताकि जैसे हम रहते हैं तो वो फिर क्या करेगा, वो हवा को एकदम साइड पे फेंक देगा, ना कि ऊपर वाली हवा को नीचे उनके गायों पे फेंकेगा और जाके हमारी गाय हाँफने लगे। पंखा लगाना सबसे नुकसानदायक काम हो सकता है ऊपर से अगर लगा रहे हैं हम। तो वैसे जो बेस्ट डेयरी फार्म्स है उनका हाइट, जो शेड का हाइट इतना होता है कि उनको पंखे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वो जो बिजली से भी अपना बिल बचा पाते हैं। जी। अच्छा, कहने का मतलब लगाएं अगर हम तो एग्जॉस्ट फैन साइड से लगाएं, ऊपर कतई फैन ना लगाएं। हाँ, जो बेस्ट तरीका क्या रहता है, एक प्लीनर वेंटिलेशन होती है। प्लीनर वेंटिलेशन का मतलब होता है एग्जॉस्ट फैन जो होना चाहिए हाइट। खान पान के बारे में कुछ बताएं, इनका चारे का क्या किस तरीके से मेंटेनेंस रखा जाए? चारे का अभी हम लोगों के बीच चर्चा हुई कि हमारे यहाँ बच्चों को या जो है हिफर्स को भूसा ज़्यादा खिला दिया जाता है, पेट बड़ा हो जाता है। हाँ। क्या इसको रखा जाए मैनेजमेंट? सर देखिए, क्योंकि अगर हीफर है उसकी ग्रोथ होनी है और उसकी ग्रोथ होगी तभी जाके वो आगे जाके मिल्क प्रोडक्शन कर पाएगी ना। अगर हम उसको भूसा खिलाएंगे, उसको प्रोटीन की जब भी कमी होगी तो उसका पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरीका क्या है कि हम उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा घर की ही फीड तैयार करें, उसमें प्रोटीन, एनर्जी सोर्स बराबर मात्रा में रखी जाएगी, तब उसमें क्या होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसकी ग्रोथ अच्छी से हो जाएगी। अभी जितने भी हमारे पास जिनोमिक बुल्स हैं, अगर उनकी जितनी बच्चियाँ आती हैं वो लगभग 9 महीने पे हीट पे आना स्टार्ट हो जाती हैं और 12 महीने पे कंसीव कर जाती हैं और 2 साल पे पहला बच्चा दे देती हैं। 2 साल के अंदर पहला बच्चा दे देती हैं 2 साल पे। इनका डाइट कैसे रहेगा, बच्चों को कैसे शुरू किया जाएगा? सर लगभग इनको दूध दिया जाए, पिलाया सर जाए? अब दूध का सीधा फंडा रहता है कि हमारा बॉडी वेट जितना आता है उसका 10% हमें देना ही देना है। अच्छा। और उसके साथ साथ हमें स्टार्ट कर देना होता है 1-2 महीने पे, फिर हमें फीड किस तरह से देनी है, उसका
ग्रोअर आता है, राशन आते हैं, काफ़ी सारे राशन आते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप राशन लें, बट बेस्ट तरीका है कि आप घर पे ही एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला राशन हम जैसे सर कुछ बताएं सर, जैसे हमें खली तो खिलानी चाहिए। अगर उसका मैं बेस्ट तरीका क्या आता है, अगर 100 kg बॉडी वेट है तो उसको 1 kg का कॉन्सेंट्रेट फीड जो राशन है वो होना चाहिए। लगभग अगर हमें 1 kg देना है उसमें 400 ग्राम जो है खली होनी चाहिए और 30-40 ग्राम जो है उसमें एनर्जी सोर्स जैसे मेज होनी चाहिए और 20% उसमें वो होना चाहिए कोई भी जैसे वीट ब्रान आ गया, ऐसा कुछ हम चोकर उसमें डाल सकते दाल हैं, या चोकर वगैरह उसमें मिला सकते हैं। बट हमें अगर ये चीज़ें हम ध्यान देंगे तो हमारी जो हीफर होगी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। हमें जो उसने 2 साल पे अगर बच्चा देती थी हमें मुनाफा मिलेगा, नहीं तो अगर वही 3 साल पे बच्चा देगी तो 1 साल हमें उसका एक्स्ट्रा चारा खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के साथ यही है सर, 2 साल जब तक नहीं होता, हमारे यहाँ तो भ्रांतियाँ हैं कि भी 2 साल की नहीं हुई सीमन ही मत कराइए। देखिए ये स्थितियाँ बनी हैं। जो ब्रीडिंग का कंसेप्ट है वो वेट के अनुसार है, ना कि एज के अनुसार है। जी जी, वेट उसका अगर 350 kg हो रहा है, अगर 300 kg अगर HF और जर्सी या उसके क्रॉस ब्रीड्स हैं जहाँ वो अगर उनका 300 kg बॉडी वेट पहुंच गया तो समझ सकते हो वो हीट के AI करने के लिए काबिल हो गई है, तो उसको आप AI करवा सकते हैं। उससे भी बेस्ट तरीका क्या है कि हमारी हीफर को हमें प्रेपरेशन करनी पड़ती है। प्रेपरेशन किस तरह से होनी चाहिए, क्या लगता है कि हमें हीफर को 1 महीने बाद AI करवानी है, तो AI करवाने के 1 महीने पहले हमें क्या करनी चाहिए, उसकी डीवॉर्मिंग करवा देनी चाहिए। डीवॉर्मिंग के साथ साथ मिनरल मिक्सचर और हमें आधा kg फीड, जो जितनी हम फीड दे रहे हैं उससे आधा kg फीड एक्स्ट्रा देंगे। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में अगर हमें कंसेप्शन रेट 35% मिलती है अभी, तो आज आके हमें 60-65 मिल जाएगी अगर हम ये कंसेप्ट अपना लेते हैं तो। तो ये बेस्ट तरीका अगर इस चीज़ पे हम फॉलो करेंगे। हमारी गाय भी अगर है वो बार बार कंसीव नहीं कर पा रही है तो हमें ये चीज़ करेंगे, अगर उसका बॉडी वेट के हिसाब से उसका कितना दूध देती है उसके हिसाब से प्लस एक्स्ट्रा आधा kg फीड हम 1 महीना पहले देंगे उसको, तो वो कभी भी हमारी गाय रिपीट नहीं करेगी। यूपी के सुल्तानपुर में बैठे हुए हैं, हाँ। यहाँ से हमको सीमेंट की अगर आवश्यकता पड़ रही है मान लीजिए, तो अपने नज़दीकी सेंटर से यहाँ से कहाँ पे हैं? सर इसके लिए आपको सेल्स मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। जी सर, बताएं सर इसके बारे में। देखिए सर, ऐसा है कि जैसे आपको नज़दीकी पॉइंट्स हैं, कई हमारे चैनल हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं सीमन, लेकिन आप जब भी सीमन कराएं, जब भी आपकी गाय हीट पे आए तो आप प्रॉपर अपने AI वर्कर से बात करें कि हमें ये सीमन चाहिए होगा और वो अवेलेबल कराएंगे। होता क्या है कि आप रिसेंटली किसी भी AI वर्कर को कॉल करते हैं और कॉल करके उससे बोलते हैं कि अभी हीट पे है जानवर, तो उसके पास जो सीमन होगा वो वहाँ पे ले आके डालता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हिस्ट्री की, हमारी गाय हीट पे आने वाली है, अभी हमें अपने HF के लिए हैमर का सीमन डलाना है, तो हैमर आप उससे बोलेंगे तो अवेलेबल है। ऑल इंडिया बेसिस हर जगह हमारे चैनल पार्टनर हैं। हमारी वेबसाइट पे इवन किसी भी कंपनी के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन ABS ने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के सारे वहाँ पे नंबर डाल रखे। दूसरा, अगर आपको कोई भी कठिनाइयाँ आती हैं तो आप उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के सेल्स मैनेजर का नंबर हमारी ABS वेबसाइट से ले सकते हैं। अच्छा, ABS की वेबसाइट पे सारे नंबर उपलब्ध हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो ABS का एक टोल फ्री नंबर है, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। उधर आपने कोई भी क्वेरी छोड़ी तो पर्टिकुलर एरिया का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके पास वो क्वेरी जाती है और उसको वो हैंडल करते हैं। तो इसलिए चैनल की अगर हम बात करें तो यूपी में हमारा जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर अभी गोरखपुर में है, उनकी सप्लाई जाती है। नियरेस्ट पॉइंट पे वाराणसी है, लखनऊ में हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कानपुर में है। इस तरीके से पूरे इंटायर यूपी में डिस्ट्रीब्यूटर है। जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबके कई सब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं जो कि वहाँ तक माल को पहुँचाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। सुल्तानपुर में भी अगर आप चाहेंगे तो उपलब्ध है। हमारे पास कई कॉल्स आती हैं और उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किसी को सेक्सल चाहिए, अभी आपको रिसेंटली बताएं कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे सेक्सल नहीं उपलब्ध है। यहीं पे हमारे पास में एक जौनपुर पड़ती है ज़िला, जौनपुर जिला में एक केराकत जगह है। केराकत जैसी छोटी जगह पे एक अजय डेयरी फार्म है जो कि वाराणसी जाकर सेक्सल सीमन लाकर उनके यहाँ कई हमारी सेक्सल सीमन की बच्चियाँ हैं और काफ़ी खुश है। ऐसे बहुत से ऐसे गांव हैं जो किसान जागरूक है, AI वर्कर से बोलता है या तो वो ले आके देते हैं, नहीं तो वो जाके खुद पिक करके लेके आते हैं, क्योंकि उनको जीनोमिक बुल के ऊपर ट्रस्ट है और उन्हें पता है आने वाली नस्ल पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा डेयरी फार्म सर्वाइव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे ये जो हम संपूर्ण जो है वार्ता इस पर कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे सीमन हो गया, रख रखाव हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई।
अच्छा, इसके अलावा सर एक चीज़ हमें डॉक्टर साहब से खास करके जानना चाहेंगे, जैसे आपने उपलब्धता के बारे में तो सीमन बता दिया, डॉक्टर साहब आप एक जानकारी दें, जैसे कंसीव रेट हाँ। जो हमारे यहाँ है, हाँ। इसको बढ़ाने के लिए जैसे मान लीजिए आपने बताया वो सारे उपाय हुए, लेकिन जैसे हमने सीमन कराया उसके बाद क्या हमको जो है रख रखाव करना है, किस तरीके से मेंटेनेंस बनाना है जिससे हमारा कंसीव रेट बढ़े, क्या कोई है इसमें कुछ करना पड़ेगा? सर कंसेप्शन जैसे हम डेली बेसिस पे गाय को रख रहे हैं वैसे ही हमें रखना, कोई कुछ एक्स्ट्रा अलग से हमें खिलाने की या कोई कुछ करने एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है? खिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि हमें थोड़ी बहुत फीड बढ़ानी पड़ेगी, जैसे क्योंकि वो कंसीव कर चुकी है तो प्रेग्नेंट है तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, बट हम डेली बेसिस पे जो खिला रहे हैं उसको वैसा ही सेम खिलाएं। अच्छा, कुछ भी करने कोई की अलग एक्स्ट्रा से ज़रूरत नहीं है। फिर भी फार्मर्स क्या करते हैं, उसको रात भर खड़ी रखते हैं। ऐसा भी आपके यहाँ पे होगा कि आज तो इसको कंसीव करवाया, AI करवाई है, रात भर इसको खड़ा रखेंगे। जी। या फिर कभी कभार हम दिन में, जैसे अभी काफ़ी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में दिन में हम यही करवाएं तो उसमें हमें इस चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। दिन में अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो हमें सुबह या शाम को ही यही करवानी है, ताकि उसमें क्या होगा कि स्ट्रेस प्रॉब्लम कम रहेगी और गाय कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या होता है, गाय AI करवा देते हैं, गाय को चला के ले आते हैं, वो स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो हमें गाय को एक जगह रखना है और उसको एक्स्ट्रा ये ऐसा भी रहता है कि हम उसको बिठाते ही नहीं है कि मे भी बिठाएंगे तो वो जो सीमेंट रखा है अंदर वो बाहर ना आ जाए। तो वो इन सब चीज़ों से हमें मुक्त रहना। अगर वो AI कर दी है, यूट्रस के अंदर सीमेंट चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसा जब AI हो जाती है उसके बाद हमें कोई भी इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई गाय रिपीट कर रही है तो हम उसमें चांसेस कर सकते हैं कोई भी इंजेक्शन लगाने का, हार्मोन्स दे सकते हैं, बट ऐसा सच भी हमें कोई भी हार्मोन्स नहीं देने हैं हमें एक्स्ट्रा। जब गाय नॉर्मल है तो हमें कोई भी हार्मोन्स नहीं देनी है। अच्छा सर, जैसे अभी हम कह रहे थे कि मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ कुछ गाय हम लोग ले आते हैं, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, खास करके इस अपने क्षेत्र में जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि हाँफने की प्रॉब्लम, ये हाइपोकैल्सीमिया हो जा रहा है, मिल्क फीवर हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए नस्ल संवर्धन से, जैसे आपके यहाँ के जो सीमन की बछड़ियाँ हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर की जो आप अभी बात कह रहे थे उसको एक बार हमारे नॉलेज में डालें। सर देखिए ना कि जो है किसी भी एरिया का अडाप्टेशन होता है। अडाप्टेशन क्या होता है, फिनोटाइप है। दूध प्रोडक्शन एक फिनोटाइप है। तो दूध प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, वो वहाँ के इन्वायरमेंट पे, और DNA क्या कहता है, साथ में जो आपके एरिया का इन्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से वहाँ पे वहीं पे कंसीव होगी गाय, उसका बच्चा आएगा तो वो ज़्यादा दूध दे पाएगा, क्योंकि उसमें वो उसी इन्वायरमेंट के साथ हिसाब से अडाप्ट हो चुका होगा। यानी मतलब जो बछड़ी यहाँ पे पैदा होगी उसमें ये सारी समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि वो उसी हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर देगी। और जब भी आप बाहर से कहीं से लेके आओगे वही आपके बच्चियाँ हाफेगी, दूसरी कोई भी बच्चियाँ नहीं हाफेगी। मे भी अगर दूसरा कारण हो सकता है हाफने का, मे भी जैसे आपका शेड की साइज़ कम है, हाइट कम है, तो वो कारण हो सकते हैं, वो सभी के लिए फिर मान्य रखेंगे। और वो सब चीज़ें सही हैं फिर भी हमारी बच्चियाँ हाफ रही है तो उसमें जेनेटिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी। तो इस अच्छा सर, जैसे हमारे जो YouTube चैनल है हमारा, उसके भी माध्यम से भी वैसे भी हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं हाँ। कि डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आएँ, तो ये सारी चीज़ें ध्यान अगर लोग दे रहे हैं हाँ। और कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में क्या अवसर है और किस स्तर से आपका जो अनुभव है वो आप शेयर करें। सर बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि हम अगर 10 एनिमल्स से हमें डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो हमें मिनिमम 3 एनिमल घर पे खरीद के लाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, और उन 3 एनिमल से फिर जो उनकी बच्चियाँ आएंगी हम उन पे बच्चियों के हमारे अभी आपको ध्यान होगा सेक्स सीमेन भी अवेलेबल है। अगर हम 3 बच्चियों पे सेक्स सीमेन लगाते हैं तो तीनों के 3 चांसेस हो सकते हैं 100% उनको मिलने के लिए, क्योंकि 90% चांसेस मिलते हैं बच्चियाँ आने के। और वो बच्चियाँ आती हैं वहीं के आपके एरिया की बच्चियाँ होंगी, और ऊपर से आपने जीनोमिक बुल लगाया होगा। आपने 10 लीटर वाली गाय है तो आने वाली जो बच्ची है 22 लीटर दूध देगी पहले ब्यात पे। तो वो जाके जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ेंगी तब आपका जो डेयरी है फ़ायदे में आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप बाहर से ख़रीद के लाओगे, 40 लीटर वाली आपने गाय खरीद के ले आए तो आपने बाहर 40 लीटर के हिसाब से प्राइस पे करके आए हो। जो आपके यहाँ जब पहले दिन पे ही फार्म पे आ जाएगी वो बच्ची आपके यहाँ दूध देगी 20 लीटर, वो गाय इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उसका अडाप्टेशन पुराने एरिया के मुताबिक हुआ था। तो आपका 20 लीटर का नुकसान हो गया ना पहले दिन पे, तो आप कहाँ से भरपाई करोगे उसकी, कितना टाइम लगेगा? यानी कि मतलब छोटे पैमाने से शुरू करें, अपने बच्चों को डेवलप करेंगे तब जाके आपको मुनाफा मिलने वाला है। वही जब आपके यहाँ ABS की एक भी बछड़ी आ गई तो आपको नॉर्मल क्या प्राइस जो आगे 30,000 मिलता होगा तो ABS की बछड़ी का प्राइस 1 लाख के करीब मिलेगा, क्योंकि वो उसका वो है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन है, उसकी कैपेसिटी है, उसका जो अडर स्कोर है वैसा है, तो वो प्राइस एकदम। आप क्या लगता है कि जो पंजाब में फार्मर्स है वो कैसे अच्छी अच्छी नस्ल तैयार करते हैं? उनके पास अपने बुल्स हैं क्या? नस्ल संवर्धन से ही कर रहे हैं सब। वो कहाँ, वो ABS ही सीमेंट लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा ABS का सीमेंट पंजाब में ही तो बिकता है,
और उसके बाद वो सेक्सी मनी यूज़ करते हैं, जो बच्चियाँ आती हैं और वहाँ पैसा कमाते हैं। बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद। आपने खास करके हमारे पास ये कटु सत्य है, जैसे कोई भी कंपनी से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अगर आए तो वो सिर्फ अपने ही प्रमोशन की जो है बात करते हैं, लेकिन आपने एक वैश्विक पटल पर जो एबीएस की छवि है उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाइयों के लिए इतनी उपयोगी जानकारियाँ दिया, ये जल्दी से मिलना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान